शर्मा और आप सभी देख रहे हैं बेहद जरूरी है। आज हम बेहद जरूरी में बात करेंगे जिस तरीके से आज बैठक रही, बैठक में फैसला लिया गया 27 अप्रैल को अब एक विशेष सत्र का आयोजन होना है और इस विशेष सत्र में क्या कुछ अहम रहेगा ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसमें हरियाणा क्लैरिकल बिल 2026 लाना तय किया गया है और साथ ही उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल के सफल न होने पर भी विपक्ष को जमकर घेरा। देखिए जरा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र में हरियाणा क्लैरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है जिसके तहत ग्रुप डी कर्मचारियों को तोहफा मिला है। वहीं नायब सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति भी बना ली है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र आगामी 27 अप्रैल को होगा। हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 स्पेशल सेशन में लाया जाएगा। कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति। 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी करने के बाद क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल। हरियाणा क्लैरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान। साथ ही 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में की गई शामिल। 16 और 17 अप्रैल को संसद में जो हुआ उसने विपक्षी दलों का असली चेहरा उजागर किया। विपक्षी दलों का असली चरित्र महिला विरोधी और सत्ता का लोभी। ये दिन देश के इतिहास में काले दिन के रूप में हुआ दर्ज। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक दिवसीय विशेष सत्र में जहां हरियाणा क्लैरिकल बिल 2026 लाना तय किया है तो वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराने पर विपक्षी दलों की निंदा करने की भी ठान ली है। महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, एक्सपोज हो गए हैं। 2023 में बिल पास हो गया था तो नोटिफाई क्यों नहीं किया? 3 साल तक इस बात का सवाल थे, 3 साल तक क्यों नहीं नोटिफाई किया? कोई नहीं देखा होगा आपने 3 साल से नोटिफाई किया। कृषिमन का इंतजार था कि कृषिमन का क्या जाता भाई? कृषिमन तो जो कोरोना के लिए रुका है, कोरोना तो 22 को खत्म हो गया, 22 में खत्म हो गया। ये तो वो बंद तो 23 में पास हुआ। सेंसिस शुरू नहीं किया, तो सेंसिस भी नहीं शुरू करा 22 में। सेंसिस होगा जब कृषिमन होगा। एक्सपोज कर दिए आपने भाषण सुने लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण हो या प्रियंका जी का हो, खड़गे साहब हो, किसी भी काउंसिल को एक्सपोज करके आजकल सारे लोग देखते हैं कौन क्या है।
27 अप्रैल को विशेष सत्र में क्या होगा? एक दिन के स्पेशल सेशन में मुद्दों पर होगी चर्चा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा सत्र? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक एक करके सभी सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, 27 अप्रैल को विशेष सत्र में आखिर क्या होगा? अब सवाल नंबर 2, ग्रुप डी कर्मचारियों को क्या तोहफा मिलेगा? तमाम सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक करके फ्लैश हो रहे हैं। अब सवाल नंबर 3, क्या महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरेगी सरकार? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ पैनल में सत्ता पक्ष, विपक्ष सभी मेहमान जुड़ेंगे और इस विशेष सत्र के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। और क्योंकि चर्चा करना भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। आज अहम बैठक देखने को मिली। ये बैठक गुरुग्राम में हुई थी। बैठक के अंदर विशेष सत्र की तारीख का ऐलान किया गया। 27 अप्रैल को ये बैठक होगी और ग्रुप डी कर्मचारियों को आखिर क्या तोहफा मिलने वाला है? और साथ ही सवाल नंबर 3, क्या महिला आरक्षण पर विपक्ष को सरकार घेरती हुई नजर आएगी? इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सत्ता पक्ष से भी जानेंगे कि आज जो है बैठक हुई, बैठक के अंदर क्या कुछ अहम रहा। फिलहाल इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुभाष सप्रा जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे पास आईएनएलडी से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं केसी मलकानिया जी। आप तीनों का सबसे पहले पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। आज बैठक देखने को मिली और विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, कितना अहम रहने वाला है और क्या कुछ रहेगा इस विशेष सत्र में? जी सुभाष जी। सभी को नमस्कार। आज गुड़गांव में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई जिसमें आज सभी मंत्री इसमें शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है, चंडीगढ़ के बाहर आज पहली बार एक गुड़गांव को अवसर मिला है, मिलेनियम सिटी को, कैबिनेट मंत्रिमंडल का इस मीटिंग का। अब इसमें देखो, आज जो है एक तो फैसला ये लिया गया भाई 27 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा एक दिन का, और जिसमें अब ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जिस तरह से कांग्रेस या उसके जो इंडीज दल है, उसके जो सहयोगी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है या टीएमसी है या डीएमके, उन्होंने जो 16 और 17 अप्रैल को जो डिस्कशन हुआ है इस बिल पर, इस अधिनियम पर, जो संशोधन अधिनियम था, जिसको उन्होंने ड्रॉप किया, मतलब जो महिलाओं से विश्वासघात किया है, तो इसके लिए एक निंदनीय प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें ये राजस्थान में भी लाया जा रहा है। ये दूसरा, इसमें जो है हरियाणा जो क्लरिकल सर्विस बिल है 2026 विधानसभा के, ये जो स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये लाया जाएगा। और इसमें हरियाणा के जो कॉमन कैडर के जो ग्रुप डी के जो एम्प्लॉइज हैं, इनके प्रमोशंस के लिए जरूरी जो नियम बनाने पर सहमति की गई है। यानी जिन कर्मचारियों ने ये जो कॉमन कैडर, एक्चुअली ये जो कॉमन कैडर जो है ये 2018 में बनाया गया था, जिसमें ये छोटे जो ग्रुप डी जो 4th क्लास एम्प्लॉइज आ जाते हैं, जिसमें चपरासी है, माली वगैरह इसमें आ जाते हैं, तो इन कर्मचारियों के लिए 5 साल से ज्यादा की जो सर्विस पूरी होने पर क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए जो एलिजिबल है उनको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें ग्रुप डी में जो ग्रुप डी के जो प्रमोशन है, इसको भी, इसका जो कोटा है वो बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। इसमें पहले 20% होता था, इसको 30% करने का प्रावधान किया गया है। पहले 20%, ये 2018 से चला आ रहा था। ये साथ ही साथ आज का जो ये मंत्रिमंडल में ये भी फैसला लिया गया है कि जो 5% जो एक्स ग्रेसिया जो पद है उसके रखने की भी जो अनिवार्यता है वो भी इसमें शामिल की गई है। और इसके अलावा जो पीछे जो 16 और 17 अप्रैल को जो हुआ, सारी दुनिया ने देखा, हमारे प्रदेश ने देखा, हमारे देश में देखा, मतलब विपक्षी दलों का जो असली चेहरा था जो सामने उजागर हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हुई है आज इस मंत्रिमंडल में। साथ ही साथ ये जो विपक्षी दलों का जो चेहरा है, जो महिला विरोधी जो चेहरा है, जो उनका चरित्र है, जो सत्ता लोभी है, उसके लिए ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, मतलब ये जो 27 अप्रैल को विशेष जो सत्र है, तो ये इसमें पूरी, हम तो चाहते हैं पूरी डिस्कशन हो,
इनका जो चेहरा सभी को पता चले, ये जो विरोधी दल है और विशेषकर कांग्रेस, इन्होंने किस तरह से इस बिल को ड्रॉप आउट किया है। जबकि ये सितंबर देखो 2023 में ये जो नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम जो है ये ठीक है पास हो गया था, परंतु साथ साथ ये भी सहमति बनी थी भाई ये जो इलेक्शन है आगे 2029 के जो चुनाव है या उसके बाद में जो विधानसभा जो चुनाव है वो इस जो 33% इनको आरक्षण दिया जाएगा उसके आधार पे किए जाए। ये संशोधन अधिनियम था, क्योंकि आप ये देखिए आज 174 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पे 20 लाख से ज्यादा वोट है, वहां पे इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है और कोई भी सांसद इतने बड़े को किस तरह से वो कर सकता है, मतलब जो है ना उन पे मतलब किस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसके लिए वो लाया गया था संशोधन अधिनियम, जिसमें वो सहमत नहीं हुए हमारे जो विपक्षी दल है। तो माननीय मोदी साहब ने और उस दिन अमित शाह जी ने 16 और 17 तारीख को पूरे घंटों मतलब इस पे पूरी डिस्कशन की है, इसको बारीकी से समझाया है। और देखो 1:30 बजे तक चर्चा होती रही है। जो हमारे जो स्पीकर महोदय जो चेयरपर्सन थे वो कहते रहे आप सो जाएंगे, परंतु हम आपको हर चीज समझाना चाहते हैं। उसके बावजूद भी ये जो सत्ता लोग भी हैं, मतलब उनको ये थोड़ा सा डर था ये कभी मोदी साहब के मतलब जो है ना इनको ये सेरा ना बन जाए, वो क्रेडिट ना ले जाए। परंतु इस बात का लिए भी हमारे माननीय जो मोदी साहब जो प्रधानमंत्री जी ने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया था भाई इसका जो क्रेडिट है हम आपको देंगे, सरकारी खर्चे पर आपके पोस्टर छपाएंगे। भाई आपकी वजह से ये जो है ना ये रिजर्वेशन जो 33% रिजर्वेशन जो अधिनियम है ये पास हुआ है, संशोधन बिल पास हुआ है, परंतु वो नहीं माने। ये सारा इसमें देखिए आप, तो ये आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसले हुए। नाउ वी आर वेटिंग फॉर 27 ऑफ अप्रैल, उसकी तैयारियां पूरी जोरों से चल रही हैं और हम बिल्कुल हर चीज का ये जो यहाँ के जो एमएलए हैं विशेषकर हरियाणा में भी अब ये शोर मचा रहे हैं, जो ऑपोजिशन के इनको पता चल जाएगा और इनको हर चीज समझाई जाएगी। और ये सत्ता जो पार्टी है हमारी जो बीजेपी, इनका जो सपना है ये हम पास करवा के मानेंगे। परंतु आपने ये भी देखा है कि वो पीछे 370 धारा थी उसमें भी उन्होंने विरोध करते रहे और कई जगह विरोध करते रहे, परंतु हम पीछे नहीं हटे। बिल्कुल हम जो मान सम्मान है, जो महिलाओं का मान सम्मान है और ये जो 33% जो आरक्षण है उसको दिलवा के रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है सुभाष जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं गुलशाद अली जी। गुलशाद जी देखिए, फिलहाल आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी जो विशेष सत्र बुलाया गया है और साथ ही ग्रुप डी के कर्मचारियों को लेकर भी जानना चाहूंगी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर। जी गुलशाद जी। न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब। आज जो ये भी ग्रुप डी के बारे में बता रहे हैं, विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, तो हम इस बात का एक तरह से स्वागत करते हैं कि भाई ग्रुप डी के लिए सरकार जो भी वो लेकर आई अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो टाइमिंग होती है, अभी क्या है नगर निगम चुनाव है, उसमें क्रेडिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है बीजेपी का आज के टाइम में निगमों में उस में क्या हाल है, अभी तक ये अपने टिकट भी एक तरह से अनाउंस नहीं कर पाए, क्योंकि इनके खिलाफ जो इस टाइम जनता के बीच में चाहे फैमिली आईडी को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, या जो भ्रष्टाचार एक तरह से चरम पर है एक तरह से निगम के अंदर। अगर आप भी अगर मैडम कभी गए हो निगम में कोई काम के लिए, तो आपको रजिस्ट्री के लिए भी आपको 6% 600 रुपए गज के हिसाब से देना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए इन्होंने ग्रुप डी का ये अभी लेकर आए हैं। तो ये तो एक गवर्नमेंट का एक तरह से रूटीन होता है, एक्स ग्रेसिया लगाना या फिर उनका वेतन बढ़ाना या फिर परमानेंट करना, ये तो एक रूटीन होता है। तो इसको भी एक तरह से इवेंट के रूप में बीजेपी लेना चाहती है। और मेरे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई हमने भाई जो महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए उसको दिखा करके ये क्या करना चाहते थे, डिलिमिटेशन का बिल पास कराना चाहते थे। हमें आज भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल महिला बिल लेकर आइए, हम आज भी उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे, उसके अंदर डिलिमिटेशन का बिल लेके आ रहे थे। और ये अगली जो सरकार थी ये, क्योंकि अभी 800 कुछ के करीब सीटें हो जानी है हमारे डिलिमिटेशन के बाद में, और ये अपने जो इनके बड़े लीडर थे उनको सेव करने के लिए महिलाओं को आगे लाना चाहते थे। अपनी जो उनकी पत्नियां थी उनको इलेक्शन लड़ा करके वहां से, जो कि कांग्रेस इनकी मंशा को समझ गई थी, सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष इसमें समर्थन किया उसमें, और उसकी वजह से इनका जो बिल था वो ओंधे हो गिरा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कहते थे कि भाई हमें कोई राज्यसभा में, लोकसभा में हमें कोई हराने वाला नहीं है। तो इनका हमने ये भी एक तरह से
तोड़ दिया है। और ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। एपेस्टिन फाइल में फंसे हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री हरदीप पुरी, अंबानी जी, तो इन लोगों ने कितना महिला सम्मान किया है। तो अगर ये इतना हुआ तो इस्तीफा दिलाइए इनसे। और आप अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो आप लोग इनसे एक तरह से वो दिलाइए। एपेस्टिन फाइल आप लोगों ने देखी है, कितना बुरा काम हुआ है वहां पर। और पूरा का पूरा एक तरह से हमारा जो सिस्टम है उनके हाथ में खेल रहा है। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, मुद्दे पे बोलिए। शायद ये तैयार हो गए आए, इनको हमारा प्रधानमंत्री जो अपना इनको यही नहीं पता देखिए ऐसी चर्चा संभव नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी सुभाष जी, आप रखिएगा। देखिए महिला आरक्षण का मुद्दा आपने छेड़ा के गिराया गया तो उस पर वो आप जवाब दे रहे हैं। ये लोग क्या है, ये महिला आरक्षण आप लेकर आए ना सुभाष जी। बीजेपी कुछ नहीं है जी। जी बताइए। ठीक है सुभाष जी, देखिए अब देखिए आप लेकर महिला आरक्षण तो उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। हाँ जी, अगर आप कर्मचारियों के लिए इतने जवाब देंगे, आप लोग गुरुग्राम में आंदोलन हो रहा है, ठीक है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अरे कर्मचारी अगर आपसे सेटिस्फाइड है तो क्यों वो सड़कों पे उतरे हुए हैं? वो लोग क्या देखिए ये आज हमारा मुद्दा नहीं है कि कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, क्या परेशानी है। मुद्दा सिर्फ यही है जो विशेष सत्र बुलाया गया है। फिलहाल चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ जो है एनएलडी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र रेड्डी जी। विजेंद्र जी देखिए, फिलहाल मैं एनएलडी की राय यहाँ पर जानना चाहूंगी। आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना और साथ ही विशेष सत्र के बारे में जानना चाहूंगी। अब हरियाणा सरकार की तरफ से जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें कहा जा रहा है कि जो सीधा फोकस रहने वाला है वो देखा जाए तो ग्रुप डी के कर्मचारियों को लेकर रहने वाला है, उनकी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आएगी। और साथ ही जो महिला आरक्षण अधिनियम को गिराया गया उस पर निंदनीय प्रस्ताव भी लाया जाएगा। यहाँ पर आपकी क्या राय है जी विजेंद्र जी? प्रिया जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। प्रिया जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये विशेष सत्र बुलाया गया है जी, अच्छी बात। जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमने विशेष सत्र बुलाया। यही जो संशोधन, चाहे विधेयक भी लिए तो चलो सेंटर का था संविधान संशोधन तो, लेकिन जो क्लैरिकल सर्विस बिल ये लेकर के आए हैं, ये अभी सत्र में भी लाया जा सकता था, बजट सत्र में भी इसको पेश किया जा सकता था। लेकिन तब पेश क्यों नहीं किया? क्योंकि अलग से ये शो करना चाह रहे हैं कि देखो हम अलग से आपके लिए लेकर के आए, ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश का इसकी तरफ अट्रैक्शन जाए। और अट्रैक्शन इसलिए जाए क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अब चुनाव का माहौल हो गया है, चुनाव की डेट आ गई है, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के और कॉरपोरेशन के चुनाव है। तो ये अब ये बिल लेकर के आए हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आचार संहिता होती है उसका मतलब होता है कोई भी पब्लिक को बेनिफिट देने वाली ऐसी घोषणा, ऐसा कार्य सरकार ना करे जिससे मतदाता प्रभावित होता हो। तो ये कहीं ना कहीं उसके हिसाब से इस वक्त पर जो ये लाया गया बिल है, ऐसी क्या मजबूरी थी? 10 मई कोई ज्यादा दूर नहीं थी, 10 मई के बाद भी इस बिल को लाया जा सकता था और उसके बाद अपना फैसला कर लेते। यदि इनको निष्पक्ष चुनाव करवाना होता तो ये बिल, ये सेशन, ये विशेष सत्र जो है वो 10 मई के बाद लेकर के आते या फिर बजट सत्र में इसको शामिल करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं, जो ग्रुप बी के कर्मचारी हैं उनको फायदे के लिए है, उनके फायदे की बात भी है, ये अच्छी बात है, ये लेकर के उनको मैं बधाई देता हूं एडवांस में। लेकिन मुझे डाउट ये लगता है कि ये बिल लेकर के आएंगे, बिल 2026 क्लरिकल सर्विस बिल, और उसको फिर वो लिंगर ऑन करने का काम करेंगे, चुनाव तक लटकाने का काम करेंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी आता है प्रिया जी, ये कह रहे हैं कि हमने 20% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया गया। जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, हम सब ने देखा, आप सब ने देखा, उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी होल्डर आल्सो हैव ज्वाइंड इन ग्रुप डी, और उनकी 5 साल की सर्विस इन्होंने कम कंडीशन रख दी। ठीक है, जिनकी 5 साल की कंडीशन पूरी हो गई है और वो इतने एजुकेटेड है, उनका राइट बनता है कि उनको एक ढंग की जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि मालिक का काम, पीएन का काम, इतना पढ़ा लिखा होकर के व्यक्ति यदि उसे करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा का अपमान है। शिक्षा का अपमान नहीं होना चाहिए प्रदेश में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए प्रिया जी, ये कहते हैं हमने 30% कोटा दिया है, इसका और ज्यादा क्लैरिफिकेशन बीजेपी के प्रवक्ता से मैं चाहूंगा। सुभाष प्रोफेसर हैं, ये बुद्धिजीवी इंसान है, 30% कोटा ही क्यों?
जितने क्वालिफाइड हैं, जितने भी एलिजिबल हैं, जिनकी 5 साल की 5 ईयर की जो सर्विस है वो कंप्लीट हो गई है और जो एजुकेशनल तरीके से वो क्वालिफाइड हैं, तो उन सभी को इसमें प्रमोशन दिया जाना चाहिए। कोटा ही निर्धारित यदि आपने किया है कि कितना प्रमोशन ओवरऑल होना है और उसमें से 30% ग्रुप डी से लिया जाएगा, तो आखिर क्यों 30% लिया जाएगा? यदि उसमें 40% हो, 50% हो, तो उन सभी को ही प्रमोशन दिया जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दे आर एलिजिबल कैंडिडेट, whether it is a matter of education and the matter of length of service, they have qualified the both aspect, तो उनको सभी को प्रमोशन होना चाहिए जो जो इसमें वैलिड है। नंबर 2, नारी शक्ति वंदन बिल को ये संविधान संशोधन 131 में डालने का इन्होंने केंद्र में प्रयास किया। सुभाष सप्रा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़े हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज के, it is my humble request, Subhashi, you please clarify it. When it was passed in 2023, संसद में पास हो गया था, उसको लागू करने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। उस टाइम इसको लागू क्यों नहीं किया गया, इसका मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं। हम भी चाहते हैं हमारी बहन बेटियां, हमारी महिला शक्ति मजबूत हो, वो बराबर की हमारी नेचर ने बराबर की पावर दी है। इतनी ही महिलाएं होती हैं, इतने ही पुरुष होते हैं, तो उनका पॉलिटिकली भी यदि राइट 33% भी आप दे रहे हैं तो वो सही से मिले। हम भी इसको सेकंड करते हैं, मिले। लेकिन यदि आप लोग केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, केवल और केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरह के बिल लेकर के आओगे, जब ये ऑलरेडी पास हो गया था, अब कई स्टेट्स के चुनाव हैं, वहां क्या आप शो करना चाह रहे हैं कि भाई हम तो महिलाओं को एक ताकत दे रहे थे, पॉलिटिकल पावर हम दे रहे थे, लेकिन विपक्ष ने उसको देने नहीं दिया। यदि आप पावर दे रहे थे, यदि आपकी नीयत साफ थी, तो जब 2023 में कोई रुकावट नहीं थी, तो उस टाइम आपने कदम पीछे हटाने का काम क्यों किया? और आज उसी को आप लेकर के फिर आ रहे हो। 2023 और 2026 का जो लेंथ ऑफ पीरियड है 3 ईयर, इसमें ऐसा क्या आपके माइंड में चेंज आया और ऐसा क्या नारी शक्ति में आपका ध्यान आया कि भाई अब इनको पावर देनी है? 2023 में नहीं देनी थी, 2024 का चुनाव में इनको शामिल नहीं करना था, 2029 में ही हम शामिल करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या रूल था और ऐसी क्या भावना थी आपकी? उसको मैं चाहूंगा कि सुभाष सप्रा जी जरूर क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर दे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा प्रिया जी, ये केवल चुनावी स्टंट करते हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का क्लरिकल सर्विस बिल लेकर के अभी वक्त पर आ रहे हैं, जब हरियाणा में नगर परिषदों के चुनाव आ गए हैं और देश में कई स्टेट में चुनाव है, तो वहां कहीं ना कहीं विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हम तो ये काम कर रहे थे, लेकिन विपक्ष ने होने नहीं दिया। ठीक है विजेंद्र जी, जितने भी आपने सवाल उठाए उन सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं। सुभाष जी, सभी सवालों का जवाब दे दीजिए। देखो, एक तो हमारे रेडू साहब ने ये पूछा, भाई आपने 20% से 30% कर दिया, आपने क्यों नहीं बढ़ाया, 100% क्यों नहीं किया? कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे ना। और साथ साथ आपको ये भी पता है, जो डायरेक्ट जो सी ग्रेड में जो भर्ती होती है, मतलब अब ये तो प्रमोशन दे रहे हैं हम डी से सी में, जो सी में सीधी जो भर्ती होती है वो सीडी के थ्रू होती है। उसमें हम एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, आयु में राहत भी दी जाती है, और साथ ही साथ मतलब जितना उन्होंने पहले से सर्विस की होती है उसका भी उनको रियायत दी जाती है, जिससे उनका किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो ये तो एक बड़ा उनके लिए ये एक राहत है। भाई 20% पहले कोटा होता था, अब हमने उसको 30% कर दिया। अब वो सीधी भर्ती से भी आते हैं, सीधी भर्ती में उनको एज में भी थोड़ी सी छूट दी जाती है, और साथ साथ जो उन्होंने जो सर्विस करी होती है उसमें भी छूट दी जाती है। एंड इट इज ओपन फॉर ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ हमारे रेडू साहब ने, ये भी एक बुद्धिजीवी है, टीचर रहे हैं, आपको हर चीज का पता है। ये संशोधन बिल है, ये जो नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है, ये संशोधन बिल है। अब एक तो जनगणना और दूसरा परिसीमन, कितना टाइम लगता है? 2029 में उस टाइम भी सहमति हो रही थी, भाई चलो 2029 तक इसको पूरा करके जो है, चाहे वो संसदीय चुनाव है या विधानसभा के चुनाव है उसके बाद वाले, वो सारे जो है ना इसी 33% रिजर्वेशन से किए जाएंगे। अब हर चीज को अगर आप इलेक्शन से जोड़ेंगे वो भी गलत बात है।
हम आप ये बताइए हमारे देश में कब इलेक्शन नहीं होता? हर साल इलेक्शन हो रहे हैं। अब जब ये इलेक्शन अगर पूरे होंगे तो अगले साल फिर इलेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे हरियाणा में भी टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहते हैं। अब ये जो हमने ये जो अपना जो ग्रुप डी का जो सी में ये जो थोड़ा सा हम उनको रियायत देना चाह रहे हैं, इसको भी आप नहीं, आप प्लीज उसको भी आप इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप एतराज कर रहे हैं इसका। तो ये कभी भी अगर कोई फायदा दिया जाता है तो उसका आप बिल्कुल जो है ना सभी स्वागत करना चाहिए सभी को, और आप उसको बिल्कुल वही राजनीति वही आप चुनावों से जोड़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर आपने वहां पे पूरा मतलब सेशन सुना हो, जो संसद में जो डिस्कशन हुआ है पूरे 2 दिन और रात 1:30 बजे, उन्होंने ये बोला था मोदी साहब ने, हमें बिल्कुल इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो महिलाओं को सम्मान मिले। 33% सुभाष जी, पर विपक्ष का कहना यहाँ पर ये है ना कि तुम आरक्षण दो, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, पर जो आरक्षण दे रहे हैं, जो सीटें लोकसभा की अभी 545 है, उन्हीं सीटों में ही आरक्षण दिया जाए। विपक्ष का कहना तो ये है ना, वो कह रहे कि आरक्षण में हम साथ हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाओ, पर सीटों को इंक्रीज मत करो। देखिए 543 सीट है और मैंने आपको बताया 174 सीट्स ऐसी हैं जिन मतलब 20 जहां पे 20 लाख से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है सांसद। आप ये बताइए ना, एक एमपी 20 लाख से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर सकता है। तेलंगाना में तो वहां पे 34 लाख रिप्रेजेंट करता है एक एमपी। तो वो उसकी पहुंच हो सकती है क्या? आप ये बताइए। तो सिर्फ इस ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए हमने ये कहा, भाजपा सरकार ये जो संशोधन जो अधिनियम लेकर आई है, उन्होंने कहा जी 543 प्लस हम 50% और बढ़ाते हैं, यानी इट विल नियरली टू 850। इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पुरुष भी कोई ये न सोचे भाई मेरी सीट जा रही है ये तो महिला ले जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी एक जैसे रेशियो में बढ़ाया जा रहा है। और फिर विपक्ष वालों ने क्या एक नया विवाद ले आए जी, साउथ वर्सेस नॉर्थ का। अगर साउथ में तो आप लोग प्लीज गुलशाद जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। गुलशाद जी इनको पूरा टाइम देना जी, बिल्कुल गुलशाद जी मैं आपके पास आऊंगी, सुभाष जी कंटिन्यू कीजिए। देखो अब ये विपक्ष फिर एक मुद्दा ले आए भिड़ाने का, लड़ाने का, साउथ वर्सेस नॉर्थ। अब ये देखिए ना, अब वो कह रहे हैं जी साउथ, अब आप ये देख लेना बाद में, ये तो पास तो होना ही होना है। आप हो सकता है इट विल टेक टाइम, अब साल और ले जाएंगे, 2-4 साल और ले जाएंगे। आपको पता है सारे के सारे जहां भी आपने धारा 370 हमने हटाने का प्रयास किया, आप उसमें रोड़ा ले आए। 3 तलाक में भी आप रोड़ा ले आते, हर चीज में रोड़ा लाए, परंतु वो पास होता रहा है। और ये अधिनियम भी पास जरूर से जरूर होगा। आप ये देखना, थोड़ी सी ठीक है आपने लटका दिया महिलाओं को जो हम मान सम्मान देना चाहते थे। अब देखो नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे बड़ी बात ये है, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में ही अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब ये नारे लगाए थे, किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिले। और आप सुनिए, आप बीच में बोलिए मत, आप बीच में बोलिए मत। और बिल्कुल इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना। गुलशाद जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रही हूँ। नहीं मैडम, ये नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं मैंने उनको इंटरप्ट किया ना, मैं बस आपके पास ही आ रही हूँ। ठीक है सुभाष जी, ठीक है, झूठ नहीं बोली नरेंद्र मोदी जी। ठीक है सुभाष जी, आपने उस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब दिया। ठीक है गुलशाद जी फटाफट से अपनी बात को रखिए। मैडम ये बता रहे थे कि भी हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के प्रति इतने संजीदा हैं। पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, और इनका जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी का सांसद था, उसने हमारी बेटियों के साथ में, हरियाणा की बेटियों के, किसानों की बेटियों के साथ में क्या किया, उस पर मोदी जी की आहानी निकली। और सेंगर ने उस बेटी को उसके परिवार को गाड़ी से कुचल दिया। तो कहाँ था नरेंद्र मोदी? कहाँ अपराधी आप थे? ठीक है, तब आप लोग लगाया। अभी आपने गुलशाद जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी फिलहाल मुद्दा हमारा विशेष सत्र को लेकर ही है, कितना कुछ अहम रहने वाला है। यहाँ पर कांग्रेस की क्या राय है? अगर आप स्पष्टीकरण देंगे तो वहाँ पर भी सटीक जाएगा। जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने गिरा दिया, आप उस पर अपनी बात रखिए ना, जनता को भी क्लियर होगा। और ये कह रहे हैं भाई साउथ को और नॉर्थ को लड़ा दिया गया है। अरे आप लोग परिसीमन लेकर आ रहे हैं, डिलिमिटेशन लेकर आ रहे हैं, तो उसमें पॉपुलेशन को और वोटिंग को तो कम से कम उसमें ध्यान में रखोगे। आप अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ी बनाओगे। आप किसी की वोटें काट देते हो सर के अंदर,
SIR करके किसी की भी वोट इसके लिए अलग से आयोग बनाया जाता है, वो सुभाष जी बीच में नहीं, मैं आपके पास आई थी, आपने अपनी बात को रखा। डलवा देते हो, ठीक है। और चुनावों का ये तोहफा नहीं है, ये बीजेपी ने एक तोहफा दिया है, ये सिर्फ इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि बीजेपी अपना जनाधार हरियाणा के निगम चुनाव में खो चुकी है। ये टाइमिंग सही नहीं है, ये तोहफा एक चुनावी रिश्वत है जिसको सरकार एक तरह से चाहती है कि भी वोटरों को खरीद ले, लेकिन हरियाणा का कितना, हरियाणा के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो बीजेपी को इसको मौका देंगे। ठीक है, हमारे साथ केसी मलकानिया भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी, फिलहाल देखिए आपने पूरे पैनल को सुना और समझा, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस विशेष सत्र के बारे में। जी मलकानिया जी। प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को, हरियाणा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। जहां तक ये बिल का सवाल है, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये इसलिए बुलाया गया है कि जो महिला बंधन विधेयक था जो संसद में पास नहीं हो सका, 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए पास नहीं हो सका, तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव के साथ साथ इसके साथ साथ जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी जो 30% जो कोटा दिया जा रहा है उसको करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, जो निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है वो भी महिला के कारण लिया जा रहा है। महिला जो है देश की आधी आबादी है और उसकी वोट जो हर कोई लाना चाहता है, और इस बिल को इसीलिए लाया गया था कि ये जो महिला है उनको कम से कम 33% जो है वो मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए और महिला की जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में बढ़े। परंतु इसके साथ साथ विपक्ष ने जो है इसको बिल को गिराने का काम किया। विपक्ष चाहता तो इसको पास करा सकता है, परंतु उसका कहना था कि इसके साथ आप जो जनगणना को विपक्ष का काम तो विरोध करने का ही होता है। विपक्ष सुन लीजिए एक बार आप मलकानिया जी को। ठीक है, मलकानिया जी कंटिन्यू कीजिए। विरोध करना है के लिए हेल्दी अपोजिशन जरूरी होता है। गुलशाद जी आपको पूरे पैनल ने ध्यान से सुना, आप भी सुनिए। यही कह रहा हूँ कि रखिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो 3 साल पहले जो बिल पास हुआ था उसको विपक्ष कहता है कि इसको लागू कर दो, इसमें 1/3 दे दो। परंतु जब आप ये मांगते हैं कि महिला को आरक्षण मिलना चाहिए और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और दूसरी जाति की जो महिलाएं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके लिए जनगणना आवश्यक है। जनगणना होगी, उसमें लगेगा कि कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति की है, तो जहां अनुसूचित जाति की जाता में होगी वो सीटा को रिजर्व किया जाएगा, तो उसके लिए जो परिसीमन भी जरूरी है। तो इस प्रकार जो सरकार ने जो है चाहे दाव खेला, सरकार ने ये दाव तो खेला था कि अगर बिल पास हो जाता है तो भी हमारी जीत है, अगर बिल पास नहीं होता तो विपक्ष को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और कुछ राज्यों में चुनाव है वहां भी उसको मुगी खानी पड़ेगी। तो हर कोई जो है वो चाहता है कि महिलाओं का जो है वो पक्ष वो हमें मिले, वोट बैंक हमें मिले। और जहां तक कर्मचारियों की बात है, इसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। जैसे नगर निगम के चुनाव हैं, इन चुनाव 10 मई के बाद लाया जा सकता है। विपक्ष को ये कहेगा कि ये चुनाव भी ठीक है। मलकानिया जी माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल खबर सामने आ रही है, जानकारी दे देते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव सूत्रों के हवाले से खबर, पंचकुला से श्यामलाल बंसल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और सोनीपत निगम में मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं राजीव जैन। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, थोड़ी देर में घोषणा होना संभव है। फिलहाल इस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के भी नाम का ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, पंचकुला से श्यामलाल बंसल का नाम सामने आ रहा है, और साथ ही सोनीपत निगम में मेयर प्रत्याशी राजीव जैन हो सकते हैं, और थोड़ी देर में घोषणा संभव है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया था, और अब भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशियों का थोड़ी ही देर में ऐलान हो जाएगा। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए अब चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, क्या आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है? जी
बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा रही है कि नामों को अब बीजेपी उसी घोषणा कर सकती है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से और 25 अप्रैल तक नामांकन होने हैं। और बीजेपी पिछले कई दिनों से इसको लेकर एक्सरसाइज कर रही थी, अलग अलग जो उम्मीदवार है उनसे बातचीत। हर पार्टी जो चाहती है कि उन्हें उनका मिले, परंतु अगर वो ओपन से लड़े तो महिलाएं जो है वो पुरुषों के मुकाबले कमजोर पाई जाती है। कुछ परिवारों की महिला हैं जो पुरुषों के मुकाबले आ जाती है। जब सभी पार्टियां 30% आरक्षण हो जाएगा और सब पार्टियां महिलाएं खड़ी करेंगी, जहां आरक्षित सीट होगी नेचुरली वहां महिला ये उम्मीदवार होगी, तो उनमें से चुनाव होगा। तो संसद में जो है वो 1/3 जो है महिलाएं पहुंचेंगी, तो उससे जो है सदन की जो मर्यादा वो भी बनी रहेगी और महिला को आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे। और जो महिला है वो घर को संभालती है, समाज को अच्छी तरह समझती है। मलकानिया जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल आप ये भी बताइए, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है परिसीमन बेहद जरूरी है, हालांकि जरूरी भी है, ठीक है, परिसीमन कराते हैं तो उससे पता चलेगा एक सांसद पर कितना बोझ पड़ रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं, उस हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाने को लेकर अब बात कही जा रही है। पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ठीक है 2023 में हमने पूरा समर्थन दिया था, हम महिलाओं के साथ है, अब महिलाओं को आरक्षण दीजिए, पर जो 33% जो आप आरक्षण दे रहे हैं वो आरक्षण आप ये 545 सीटों पर ही क्यों नहीं दे रहे हैं? जी नहीं, ये चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि 3 साल पहले अगर हो गया था तो ये नोटिफिकेशन जो थी वो उसको पहले ला सकते थे और इन सीटों पे अब दे सकते थे। और बाकी जो परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़नी थी और सीटें बढ़ सकती है, ठीक है, कहीं 30-30 लाख के हैं, कहीं 5-6 लाख पे एक MP है, तो ये ठीक है, वहां बराबरी लगाना भी जरूरी है। और जैसे कहते हैं कि दक्षिणी भारत में जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार नियोजन को अपनाते हैं, तो वहां जो वो सीटें कम हो जाएगी। परंतु जैसे संसद में गृह मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 50% सीटें उधर बढ़ेंगी तो सब एक बराबर बढ़ेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्थ इंडिया में जो सीटें बढ़ेगी उसका लाभ केवल भाजपा को नहीं होगा, दूसरी पार्टियों को भी होगा और सब जगह बराबर जाएगा। परंतु परिसीमन से पहले ये किया जा सकता था कि जितनी सीटें हैं इनमें से जो है आरक्षण दिया जा सकता है। परंतु बहुत सारे नेताओं को अपनी सीटों के खतरे में पड़ने की भी बात होती है, कई बड़े बड़े नेता जो हैं उनको उनकी सीटें सुरक्षित होती है, परंतु जब महिला के लिए आरक्षित हो जाएंगी तो उन्हें नई सीटों की तलाश करनी होती है। तो इस प्रकार वो पहले ग्राउंड बनाने चाहते हैं कि जब सीटें आरक्षित होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे। परंतु सरकार को चाहिए कि जैसे ये है इसको लागू कर देती, और विपक्ष को चाहिए था कि अगर वो नहीं हुआ तो इसको परिसीमन को साथ में पास कर देते तो भी उनकी वाह वाह हो जाती। परंतु विपक्ष का काम है, जो सरकार लाती है विधेयक उसका विरोध करना और उसकी कमियों को सामने लाना, और विपक्ष का काम है। और सत्ता पक्ष का काम है कि जो उन्होंने अपना विधेयक रखा है उसमें क्या अच्छी बातें हैं उनको जनता के सामने लाए और उस प्रकार करे। तो इस प्रकार ठीक है, राजनीति है, इसमें राजनीति सभी लोग करेंगे, सभी पार्टियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह चाहा था कि अगर बिल पास हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमने महिला को 33% आरक्षण दे दिया, परिसीमन कर दिया। और अब विपक्ष अगर विपक्ष उसको हरा देता है तो अब जैसे चुनाव है उन राज्यों में कहेंगे कि जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टी है, वो महिला विरोधी है, तो उसका लाभ हमें मिलेगा। तो इस प्रकार सत्ता पक्ष के तो हाथों दोनों में लड्डू है। अब जैसे कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा तो जहां नगर निगम के चुनाव दूसरे चुनाव है उसका लाभ भी भाजपा को मिल सकता है, सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। और विपक्ष ये आरोप अवश्य लगाएगा कि ये जो है चुनावी रिश्वत है और ये जो है आचार संहिता का उल्लंघन है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है मलकानिया जी, गुलशाद जी काफी देर से बोलने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है गुलशाद जी, अब अपनी बात को आप रखिए। गुलशाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, नेटवर्क इशू हो रहा है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और सुभाष जी देखिए, आपने पैनल को सुना और मेरा ना अब आपसे सटीक सवाल रहने वाला है, मैं चाहूंगी आप कम शब्दों में उसका जवाब दीजिए। देखिए, एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, अगर आपको आरक्षण देना था तो आप पहले भी दे सकते थे। 2023 से जो है चर्चाएं चलती हुई नजर आ रही है, इतनी ही सीटों पर आप आरक्षण दे देते तो इतनी बहस होती ही नहीं। देखिए जी, जो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन है उसमें भी टाइम लगता है जी। हाँ जी। नंबर 2, जो परिसीमन है दशकों बाद होता है परिसीमन, इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगता है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया है इतनी मतलब
एक एक जो एमपी है, मैंने अभी आपको तेलंगाना का एग्जांपल दिया, 34 लाख को रिप्रेजेंट करता है। क्या एक एमपी 34 लाख की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान कर सकता है क्या? अब ये देखिए ना आप, तो ये जरूरी था, ये हम जो है ना जनहित में लाए थे। भाई जो पुरुष है वो जो बेचारा ये ना समझे मेरी सीट पर महिला आ रही है। अभी बिल्कुल हमारे जो है ना मलकानिया जी बोल रहे हैं, पुरुषों को भी डर होता है, मेरी सीट पे तो महिला आ जाएगी, हम कहाँ पे जाएंगे? जब हम पिछले 30 सालों से 40 साल से हमारी खानदानी सीट है जहाँ पे महिला आ जाएगी, तो हम पुरुष प्रधान कहाँ जाएगा? जबकि हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान है, ऐसा नहीं है। तो जो हमारी जो सरकार है, ये जो बिल्कुल संशोधन जो विधेयक लाई है जो अधिनियम के अंतर्गत, तो ये जनहित में था, महिलाओं के हित में भी था, और पुरुष की भी जो है ना सीट ना जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो एक सांसद है उसको रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल एक सही अनुपात में मिले। बिल्कुल कहीं पे 6 लाख है, कहीं पे 34 लाख है, कहीं पे 20 लाख है। अभी बिल्कुल आप देख लीजिए, 174 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे 20 लाख से ज्यादा वो रिप्रेजेंट करता है उनको। अब ये देखिए ना, क्या वो एक एमपी उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा भाई ये जो 2029 का जो चुनाव है, इसमें मतलब सीटें बढ़ा के कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, हर किसी का फायदा होगा, जनहित के लिए ये बिल है। जिसे विपक्ष ने सिर्फ अपने सत्ता जिसे बोलते हैं ना लोलुप, लालची, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए कभी मोदी साहब, कभी भाजपा सरकार अपना क्रेडिट न ले जाए। अब सबसे बड़ी बात है, अभी इलेक्शन चल रहा है, बिल्कुल अंडर प्रोसेस है, जो ये सारे के सारे जो है ना, ये इसी स्टेट्स के इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा आप देख रहे हैं ना, बट विल हैपन। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो विपक्ष है, जो महिलाएं हैं ना, बिल्कुल तभी पड़ी हैं, बहुत ही परेशान है, बिल्कुल सड़कों पे उतरी हुई है। ये नहीं भाजपा उतरी हुई है, महिलाएं उतरी हुई है। किस तरह से विपक्ष ने हमारे साथ कुटाराघात किया, जिसका हम 30 सालों से वेट कर रहे थे, 30 सालों से। सबसे पहले 1996 में आया था, जब ये लाया गया था सितंबर 1996 में, आप ये देखिए ना। और 30 साल बाद जो इंतजार हो रहा था वो खत्म हो रहा था, जिसे नरेंद्र मोदी जी खत्म करना चाह रहे थे, परंतु कांग्रेस और जो इसके जो इंडी दल है, उन्होंने बिल्कुल इसका विरोध करके बिल्कुल महिलाओं के जो है ना हनन किया, उनके जो है ना उनके जो अधिकार थे उनका हनन किया। तो ये इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। विजेंद्र जी अब अपनी बात को रखिए। देखिए प्रिया जी, अच्छा मैटर है, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, महिलाओं के बारे में, आप भी एक महिलाएं हैं, लेकिन से ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, सब समझती है। पहले गुमराह हो जाया करते थे क्योंकि इतने जो मीडिया के साधन नहीं थे, इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, नेटवर्क नहीं होते थे। आज तो एक बात यदि अमेरिका में होती है, हॉर्मुज में होती है, चाहे इराक और इजराइल में होती है, तो सेकंडों में वो सभी के पास पहुंच जाती है। और इंडिया की बात तो इंडिया में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर तो बहुत सोशल मीडिया काम करता है। महिला बिल से किसी को कोई एतराज नहीं है, ये लोग कुछ भी कहते रहिए। डिलिमिटेशन से किसी को कोई एतराज नहीं है, ये लोग कुछ भी कहते रहिए। ग्रुप डी के लिए, प्रमोशन के लिए जो क्लरिकल सर्विस बिल लेकर के हरियाणा में आए हैं, उससे किसी को एतराज नहीं है, ये कुछ भी बकते रहे। प्रदेश की जनता सब समझती है कि इनसे हमें किसी को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है। टाइम से ऑब्जेक्शन है। टाइम ऐसा क्यों चुना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी न किसी रूप में अपने आप उसका फायदा क्यों लेना चाहती है? क्यों नहीं एक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के लिए वो एक बिना स्वार्थ के कोई चीज परोसी जाए, कोई चीज दी जाए? हर चीज में बेनिफिट क्यों देखने का काम करती है? एक कहावत है प्रिया जी हरियाणा प्रदेश में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सभी को लाठी मार के अपना बनाने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर हमें सप्राजी ऑब्जेक्शन है। आप कह रहे हैं कि भाई सेंसस है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन है एमपी का वो लिमिट में होगा तो अच्छा कार्य भी होगा, भले ही खर्च तो बढ़ेगा लेकिन एक सुविधा भी मिलेगी। विधानसभा में ज्यादा सीटें आएंगी तो भी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना ठीक से उसका रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा, और महिलाएं आगे आएंगी तो परिवार का भी विकास होगा। और ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं नहीं मानता हूं प्रिया जी, खुलेआम तौर पर कह रहा हूं कि पुरुषों को डर है
कि कहीं उनकी सीट ना छिन जाए, वहां कोई महिला ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पुरुषों जो लड़ रहे हैं उनके घर की भी महिलाएं होंगी, उनके परिवार की भी महिला होंगी, वो उनको भी आगे कर सकते हैं यदि उनके अंदर कैपेसिटी होगी या उनका अपना कोई अच्छा वजूद होगा। तो कौन सा परिवार ऐसा है जिसमें जो घर बिना महिलाओं के हो, और कौन सी महिला ऐसी है जो बिना पुरुषों के हो? लगभग सभी ये चलता है। ये तो सिर्फ एक बकवासबाजी है। तो जो टाइम इन्होंने चुना है वो गलत चुना है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। और जब 2023 में पास होगा तो तब आपने लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने 545 सीटों में लागू करने का काम किया? क्यों नहीं आपने 243 सीटों में लागू करने का काम किया? क्यों नहीं आपने हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों पर लागू करने का काम किया? आप कर लेते भले भाई, कोई मना नहीं कर रहा प्रिया जी, लेकिन जिस प्रकार से, जिस तरीके से ये लोग लागू करते हैं उसके ऊपर जरूर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन होता है। अभी जैसे क्लरिकल सर्विस बिल की इन्होंने बात, भाई आज हरियाणा प्रदेश में 2.5 से 2.5 लाख पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है, और खास करके ग्रुप सी की कितनी सारी पोस्टें खाली हैं, चाहे वो टीचर्स की हो चाहे क्लर्क की हो, 15 से 20 हजार पोस्ट खाली पड़ी। आप ये लोग डायरेक्ट इनरोलमेंट कितना लेते हैं वो लें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। मान लो आपने 5,000 की डायरेक्ट ग्रुप सी में इनरोलमेंट लेना, आप ले लीजिए, और उसमें 30% कोटा ये जिसमें आप दे रहे हो, ग्रुप डी को दे रहे हो, जो 70% जो कोटा और है, या और जितने ग्रुप डी के पढ़े लिखे कैपेबल जो स्टाफ है वो बचता है, आप उनकी वैकेंसी बढ़ा करके उनको मौका दे दो। हम कब कह रहे हैं कि डायरेक्ट वालों का हक आप काटिए, नहीं काटिए, मत काटो, उनको वैकेंसी हमारे पास खाली पड़ी है, उनको अलग से जो है ना एडवर्टीज करके या वैसे डिपार्टमेंटल उनको प्रमोशन दे करके उनको बढ़ाइए। डायरेक्ट में आपने जो लेना ले लीजिए, वो भी लो आप, पूरा लो आप। हम वहां भी नहीं कह रहे कि भाई वहां जो डायरेक्ट एनरोलमेंट को आप कट करने का काम करें, मत कीजिए, कट करें, और इनको भी प्रमोट करने का काम करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में वैकेंसी खाली पड़ी है, उनको भरे ताकि जनता को वो सुविधा मिल जाए। इसी प्रकार से जो नारी शक्ति वंदन बिल आप लेकर क्या रहे, आपने 131वां संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, आप कर लीजिए, अच्छी बात है, कर लीजिए, लेकिन समय को देखिए आप किस समय पर लेकर के आ रहे हैं। ये 3 स्टेट्स के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद आप ले आइए। मेरा मानना है कि सभी इसमें आपकी मदद भी करेंगे, और उसको लागू करवाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जिस प्रकार से खास करके हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं प्रिया जी, हरियाणा प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। ये सरकार चाहते है कि हम इसको जीते, क्योंकि लाठी इनके हाथ में है, तो भैंस को भी अपने घर में ले जाना चाहेंगे ये, कि भाई हमारी ही जीत हो। अन्यथा आज प्रदेश में शहरी क्षेत्र में न सड़कें हैं, न सीवर व्यवस्था है, ना ही पीने का पानी है, ना हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी है। प्रिया जी मैं जींद से हूँ, प्रॉपर जींद, 40 साल से जींद में रह रहा हूँ, जींद शहर में। और कॉलेज की 2015 में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी घोषणा करके गए थे कि हम यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। वो बिल्डिंग कुछ बनी है और उसका इनागुरेशन भी हो चुका है, और इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार प्रसार करने का काम किया। मेरे से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर ये मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने से मेरा आना जाना होता है, लगभग वीक में मेरा चक्कर लगता है वहां पर। वहां मुश्किल 2-3 डॉक्टर बैठे हैं, तो मैं एक दिन अंदर चला गया हॉस्पिटल में, बीइंग द प्रवक्ता लगा लो, पार्टी जिला अध्यक्ष भी हूं मैं हमारी पार्टी का इनेलो का। मैं अंदर गया, मैंने डॉक्टर साहिबान से बात की, मैंने कहा कि भाई क्या ये मेडिकल कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज शुड बी फुलफिल्ड विद ऑल फैसिलिटीज, जो एक मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर हम तो यहाँ पर पेशेंट को देखते हैं, सिर दर्द की, बुखार की, जुकाम की, पेट दर्द की, ये तो टेबलेट हम दे देते हैं, अगर इससे आगे की कोई बीमारी हो तो हम रेफर टू सिविल हॉस्पिटल जींद करते हैं, और वहां से फिर जरूरत पड़े तो आगे रोहतक या पीजीआई में जो रेफर करने का काम करते हैं। तो ये बताइए कैसा मेडिकल कॉलेज है ये? वहां पर सिर दर्द पेट दर्द की दवाइयां मिलती हैं, आज भी कोई वहां फैसिलिटी नहीं है, कोई वहां पर चेकआउट की मशीनें नहीं। तो इस तरह की जो फैसिलिटी देंगे तो प्रिया जी उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन होगा, और इन्हीं के कारण इनको डर सता रहा है कि ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों के जो 7 बड़े चुनाव हैं, 528 टोटल चुनाव हैं, ये कहीं हम लूज ना कर जाएं, इसलिए नए नए हथकंडे लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो क्लरिकल सर्विस बिल लेकर के आए, चाहे और अन्य घोषणा करने का काम करेंगे। अभी तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे शुरू कर दिए है,
उसी की तैयारी चल रही है, अन्यथा इनको किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है रेड्डू जी, ठीक है। सुभाष जी जवाब दे दीजिए रेड्डू जी का। रेड्डू जी तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टाइम का गेम खेलती है, हमें उनके समय से प्रॉब्लम है, चुनाव के टाइम पर ये सभी चीजें की जा रही है। जी सुभाष जी। रेड्डू साहब हमारे आदरणीय साथी हैं, इनकी मजबूरी भी है ऐसी भाषा यूज करना, क्योंकि अब इनेलो का देखो क्या हाल है। यहाँ पे हमारे हरियाणा में 2 सीट है, पहले 1 होती थी अब 2 है। राज्यसभा में तो इन्होंने जनता को भी धोखा दिया, एमएलए को भी धोखा दिया, अब ये देखिए और मीडिया को भी धोखा दिया। और 3:15 बजे तक ये वेट करवाते रहे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 3:15 बजे कहते हैं जी हम तो वोट ही नहीं डालते। मतलब चुनाव से ही भाग गया अपर हाउस का जो चुनाव है। अभी भी इनका यही हाल होना है इस चुनाव में, चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर पालिका है, चाहे वो नगर परिषद है। अभी देखना, मतलब यहाँ भी दे विल नॉट पार्टिसिपेट। अगर 1-2 कैंडिडेट कहीं खड़े करते हैं तो कर देंगे, क्योंकि इनके सिरसा से बाहर कोई इनको जानता ही नहीं है। इनके 2 एमएलए वो सिरसा से ही हैं, तो इनकी मजबूरी है। आज आप ये जी अब आप ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी रेड्डू जी। सुभाष जी के बाद मैं आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। सुभाष जी कंटिन्यू कीजिए। बढ़िया गली मोहल्लों में बढ़िया लाइटिंग में बसता है, बढ़िया सफाई में बसता है। अब ये देखिए ना, 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, आपके घर के बाहर सुबह सुबह गाड़ी आ जाती है, कूड़ा डालिए इसमें। कभी ऐसा सोचा ना किसी ने? अब ये देखिए किस तरह के कूड़े के उठाने के प्रबंध हुए हैं। हो सकता है कहीं पे कमी रहती हो, इतना बड़ा स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी कोई कंप्लेंट आती है तभी उसको सुधारा जाता है, परंतु सुबह सुबह बोलती हुई गाड़ी आ जाती है 9 बजे, आप यहाँ पे जी सूखा इधर डालिए, गीला इधर डालिए। कभी ऐसा होता था क्या? बढ़िया सी सड़कें बन रही हैं, बढ़िया सी पार्कों की व्यवस्था है, हर जिले में मेडिकल बनाए जा रहे हैं। अब ये देखिए 33 महिला थाने बनाए जा चुके, 33 कितने कॉलेज बना चुके हैं महिलाओं के। आप ये देखिए ना, पहले कितने थे और ये 11 साल में हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज बना दिया है। और बढ़िया सी भर्तियां हो रही हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची। अब ये कह रहे हैं जी टीचर्स के पद इतने खाली हैं या उधर इतने हैं। जब खाली होते हैं तो भरे भी जाते हैं टाइम टू टाइम। अभी विधानसभा में भी इन्होंने बहुत नारे लगाए, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इनेलो के 1-2 साथी है वहां पे। वो देवीलाल जी का चश्मा भी ले आए थे, मैंने देखा था, मैं सेशन उस टाइम देख रहा था, पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे थे। परंतु इनकी हर इनकी जो है ना, जो ये मुद्दे उठा रहे थे हमारे नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, इनके हर मुद्दे की बिल्कुल हवा निकाल ली है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन लाते थे, चाहे वो जनता को भ्रमित करते, युवाओं को भ्रमित करते। कभी अब ये सिलेंडर विश्वव्यापी प्रॉब्लम चल रही है, विश्वव्यापी। ये सिलेंडर मतलब सिरों पे अपने सिलेंडर ढो रहे हैं, आप बताइए। अब हमने थोड़ा सा ये मतलब मंडियों में सुधार किया, पारदर्शिता लाई, और वहां पे ये कहते जी आप ये मतलब सब्जी मंडी में घूम रहे हैं, अनाज मंडी में घूम रहे हैं। तो ये बेरोजगार है, इनकी मजबूरी है, ये अपना कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। इस तरह से बयान दे देते हैं जी चलो जी हम मीडिया में बने रहे, तो बट इट्स नॉनसेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बढ़िया काम हो रहा है। और ये आपको ये बता दें, अभी हमारे साथी चले गए कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे जी अभी देखो जी अभी तो कैंडिडेट ही इन्होंने घोषित नहीं किए। या रिश्तेदार नहीं बनाए जाएंगे, यहाँ पे हर सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े हैं, इन्होंने किसी रिश्तेदारों को दे दिया, रिश्तेदारों को टिकट दे दिया, चाहे वो रेवाड़ी में है, चाहे वो उधर अम्बाला साइड है। अब ये देखिए ना, और यहाँ पे ठीक है सुभाष जी, समय की कमी है, ठीक है रेड्डू जी लास्ट कमेंट। हम सारे चुनाव जीतेंगे बिल्कुल ही, जैसे मार्च 2025 में जीते थे, बिल्कुल इतिहास में दोहराएगा। ठीक है सुभाष जी, समय की कमी है, हार्डली 1 मिनट है। रेड्डू जी लास्ट कमेंट। हाँ, माय डियर प्रोफेसर सर, 1982 में पूरे हिंदुस्तान में आपके केवल मात्र 2 सांसद थे। 2009 हरियाणा में यू हैव अभी मुझे बोलने दो। अब ये मोबाइल का टाइम है। सुभाष जी सुन लीजिए ना एक बार, लास्ट कमेंट। आज की बात करो, 1 मिनट है। प्रोफेसर कैसे कर रहे हैं आप? तो नारियों वाली बात पर उतर गए अभी। स्वप्ना जी सुनिए, 1982 यू हैव ओनली 2 MP इन ओवरऑल इंडिया। इंडिया में 2 MP थे। इन 2009 यू हैव ओनली 4 MLA इन हरियाणा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जरूर 2 सीट हैं, 2019 में 1 थी। वो हमारे को तो हमारों ने ही मारा, तुम्हारे में क्या कहाँ दम था भाई? अगर हमारे को ना मारते तो 2019 में आप चंडीगढ़ नहीं देख पाते। अपनों ने मारा है, हमारे अपनों ने मारा।
और इसके अलावा इंडियन ठीक है रेड्डू जी, माफी चाहूंगी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, समय की कमी है। सुभाष जी, रेड्डू जी, मलकानिया जी और आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब ये पूरा मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी विशेष सत्र में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इसी के साथ